हाय गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस मंडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। अच्छे मोमेंटम में इंडियन इक्विटीज, इवन फ्राइडे का सेशन बढ़िया था। 18,350 की क्लोज थी, ऑलमोस्ट दिन के हाईज के आसपास। और आज सुबह हालांकि कुछ कंसोलिडेशन टाइप के इंडिकेशंस आते हुए, तो एसजीएक्स निफ्टी इंडिविजुअल दिखाइएगा स्क्रीन पे, फ्लैटिश खुलने के इंडिकेशंस ये आपकी स्क्रीन इन ग्रीन खुलेंगे, लेकिन जहां फ्राइडे को क्लोज हुए थे वीकली क्लोज उन्हीं लेवल्स के आसपास शुरुआत शायद हमारी होगी। क्यों? क्योंकि यूएस में फ्राइडे को तो अच्छा मूव आया। अच्छा मूव मतलब अगर मैं नैस्डैक देख रहा होता तो बहुत अच्छा, एसएनपी देख रहा होता तो थोड़ा अच्छा, डाउ देखता तो फ्लैट। ये कहानी थी। तो ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स ठंडे थे, न्यू एज कंपनी जो ज्यादा पिटी थी वो अपना बाउंस बैक जो चल रहा था वो सस्टेन कर रही है, वो कंटिन्यू करता हुआ नजर आ रहा है। और हमने जो डाइजेस्ट किया था उसका मतलब है कि डाउ जहां छोड़ा था फ्यूचर्स, क्योंकि आज सुबह थोड़े से फ्यूचर्स नरम पड़ गए, तो फ्यूचर्स डाउ के लिहाज से दबाव में, एसएनपी जस का तस, नैस्डैक तेजी दिखा रहा है। एकदम मिला जुला क्यू था, उस मिले जुले क्यूज में हम एक फ्लैट ओपनिंग दिखाएंगे। लेकिन जरा अब पिच पे जरा अपना वो वाला कैमरा डालिएगा, वो जूम करता हुआ जाएगा और आपको बताएगा कि दरअसल पिच है कैसी। कल मैच देखा क्या वैसे आप? यस, देखा मैंने कल मैच। कैसा लगा? मैच बहुत ही शानदार था। अच्छा फाइट तो दी कम से कम इसमें, फाइट तो दी, है ना? पार्टिसिपेट अच्छे से किया था। नहीं अच्छा फाइट दी, एक तरफा टाइप नहीं आ रही, अच्छा लगा। ठीक है, अभी समझ में नहीं आ रहा, इंग्लैंड की खुशी भी नहीं हो रही वैसे मुझे कि जीत कुछ इमोशनलेस क्रिकेट पहले लग रहा था पाकिस्तान हारे, फिर क्यों हारे बेचारा यार, क्या है ऐसा? नहीं, क्रिकेट देख रहे थे कल। हाँ क्रिकेट की जीत हुई, क्रिकेट की जीत, अच्छे गेम की जीत हुई, क्रिकेट देख रहे थे। पिच कैसी लग रही है भाई आपको इसमें? क्रैक्स देखिए ये क्रैक जब आते हैं जब सूखी विकेट होता है, ऐसा होता है? नहीं, जब बहुत नीचे आप कैमरा लाते तो आपको क्रैक्स दिखते हैं। अब नहीं दिख रहे होंगे, दूर से नहीं दिखते हैं। तो एक्चुअली जमीन पे क्रैक्स होते ही हैं। देखिए पिच बहुत बढ़िया है और कोई दिक्कत नहीं है, सारे कुछ सब तरफ खुशी का माहौल है। कोई डर चिंता है नहीं कि ब्याज दरें कितनी बढ़ेंगी, ये सब बढ़ेंगे। बस ये मुझे देखना है कि न्यूटन के तीसरे नियम को आप कितनी देर तक रोक के रखते हैं। जो ऊपर जाता है वो नीचे आता है, जितनी तेजी से जाता है उतनी तेजी से ही आता है। अरे बाप रे। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुछ गड़बड़ है, मैं तो सिर्फ एक रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ कि न्यूटन का थर्ड लॉ लगता है हर जगह। और चूंकि जब सब कुछ बहुत अच्छा होता है ना, तो मुझे थोड़ा सा चिंता हो जाती है कि सब कुछ इतना अच्छा कैसे हो सकता है। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें एक साथ प्ले होती रहती हैं, लेकिन ध्यान ये रखना चाहिए कि हम लोग बिल्कुल न्यू हाई की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हो सकता है कि न्यू हाई हम लोग अचीव करें जल्दी ही। तो स्टॉक बिल्कुल एकदम स्पेसिफिक रखिए, जिसके जैसे नतीजे दे रहे हैं, जिसके जैसे आउटलुक आ रहे हैं, उस पर फोकस करना चाहिए। ब्रॉडर मार्केट की कॉल लेके अपनी टीम को बनाना ठीक नहीं है इस समय। स्टॉक स्पेसिफिक बनाना ठीक ज़्यादा रहेगा। और बहुत सारी मीटिंग है, देखिए वो शी जिनपिंग और बाइडेन साहब के बीच में सामने सामने बैठ मीटिंग होगी। हालांकि ऐसी औपचारिक बैठकों में कुछ होता नहीं है, लेकिन जो डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट आते हैं ना, उनको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। अगर कुछ बयान निकल के आया तो देखें क्या मतलब निकलते हैं उसके। तो यही सारी चीज़ें हैं जिस पर ध्यान रखना चाहिए। पुतिन साहब जा नहीं रहे उस बैठक में, इसका भी अपना एक मायने है। तो देखते क्या। कौन नहीं जा रहा? पुतिन साहब। वो ठीक है, वो कैसे? हाँ, वो क्यों जाएंगे? हाँ, लड़ाई चल रही है। आप जो मतलब क्या है, G20 का G20 मुझे तो अलग कर रखा है। हाँ मैं क्यों मानूँ तुम्हारी बात। हाँ। एनीवे ये है, लेकिन हाँ मेटल पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि चीन ने बहुत सारी चीज़ें औपचारिक तौर पे कर दी, तो हो सकता है मेटल्स में आपको एक बढ़िया मोमेंटम देखने को मिले, खास तौर पे कॉपर, एल्युमिनियम और स्टील वाली कंपनीज में। कैसे ढूंढा आपने टीम? तो मैं हमेशा जॉस बटलर ढूंढ के लाता हूँ, चले नहीं चले बातें लग। बेन स्टोक्स नहीं है कोई? अच्छा भाई, टीम में पहला स्टॉक जो रखा है, ये फैग एंड में मैं नोटिस कर रहा था बहुत सारे फार्मास्यूटिकल कंपनीज, हेल्थ केयर कंपनीज के नंबर्स आज, तो फिर थोड़ा सा तड़का उनका ज्यादा है। शुरुआत कर रहा हूं मैं, पहला स्टॉक जो है वो जेबी केमिकल्स के साथ, इसको ग्रीन रख रहा हूं। अच्छा करा क्या मैंने, ज्यादा कुछ नहीं, रिजल्ट सीजन का लास्ट है, कई सारे नंबर्स मुझे मिल रहे थे, राइट एंड मिडिल स्प्लिट कर 5 ऐसे नतीजे जो देखने में अच्छे लग रहे हैं, 5 ऐसे नतीजे जो कमजोर नजर आ रहे हैं। तो ऐसे ही हमारा होमवर्क भी हो जाएगा, सारे रिजल्ट्स भी बढ़िया तरीके से मैप हो जाएंगे। पहला है जेबी केमिकल्स, बढ़िया स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है, आय में 36% का उछाल। अब हाँ, ये हो सकता है कि बेस लो था इसीलिए 36% का उछाल, पर बाकी इंटरनल्स भी मजबूत है भाई।
मार्जिन जो है 21.4 से बढ़कर 22.8, 140 बेसिस पॉइंट्स का उछाल आपको नजर आएगा। डोमेस्टिक फॉर्मुलेशंस 47% का जंप दिखा रहे हैं। हाँ, लेकिन डोमेस्टिक फॉर्मुलेशंस में कुछ ब्रांड एक्विजिशंस कर रहे थे, उसका फायदा है। अगर उसे भी एडजस्ट कर दूं तो भी मिड टीन्स में ग्रोथ इसके डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन कारोबार की आती हुई नजर आ रही है। इंटरनेशनल बिजनेस 28% का जंप दिखा रहा है। तो नंबर्स के इंटरनल स्ट्रांग है, और ना सिर्फ साल दर साल। मैंने क्या करा, ऐसे एक बार टटोला, हालांकि देखते साल दर साल नंबर्स हैं। Q1Q मार्जिन की तस्वीर क्या है, तो Q1Q भी 80 बेसिस पॉइंट का जंप है। 22% वाले मार्जिन 22.8% पे खड़े हो। तो चाहे मैं सीक्वेंशियली देखता, यानी कि Q1Q, चाहे ईयर ऑन ईयर देखता, नंबर्स अच्छे। पर जैसे डॉक्टर साहब ने ये रख दिया स्टॉक आपकी स्क्रीन पे, पिछले कुछ हफ्तों में बहुत तगड़े मूव्स एंजॉय ऑलरेडी कर चुका है। जेबी केमिकल्स अपने ईयर हाइज के आसपास खड़ा हुआ है। तो अब कितना ऑलरेडी भाव में प्राइस है, नंबर्स को लेकर कोई कंप्लेंट नहीं, पर मुझे खुलने के बाद वॉच आउट करने की जरूरत स्टॉक कितना ऑलरेडी भाव में है, कितना लोगों ने इस अच्छे नंबर्स की एक्सपेक्टेशन में लैच ऑन कर रखा था ये स्टॉक, ये थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क हो जाता है। तो नंबर्स अच्छे, Q1Q, ईयर ऑन ईयर दोनों पैमानों पर स्टॉक में अच्छी स्ट्रेंथ के साथ ऑलरेडी कुछ समय में मूव्स देखे हैं हमने, तो जरा उसको ध्यान रखना। अगला स्टॉक जो है वो है PNG हेल्थ। PNG हेल्थ के नंबर्स भी अच्छे लग रहे थे, और अच्छे लग रहे थे मतलब मैं आजकल सबसे पहले तो ये देख रहा हूं मार्जिन एक्सपेंशन की कार। PNG हेल्थ, लेकिन ध्यान रखें, बड़ा टिकट साइज वाला, बड़ा के काफी बड़े टिकट साइज वाला 4000 प्लस का स्टॉक है। आय में करीब 9-10% का जंप, उसके सामने इबीटा 16.5% का उछाल दिखाता है। आय बढ़ी 9%, इबीटा बढ़ा 16%, यानी कि मार्जिन एक्सपैंड कर गए। कितने एक्सपैंड करे, 28.6% वाले 30% पे, यानी कि अच्छा खासा नीट ऑलमोस्ट 200 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन में एक्सपेंशन है, और इसलिए मुनाफा भी करीब 15%। जब आय 9% बढ़ती है तो मुनाफा 15% बढ़ा। PNG हेल्थ के नंबर्स अच्छे, लेकिन ये हाई टिकट साइज वाला, ये वॉच वाला है, ये इस तरह के टिकट साइज वाले स्टॉक वैसे भी थोड़े लिक्विड भी होते हैं, तो ये आज सीधा सौदा मेंशन्ड है, लेकिन ये सिर्फ ऑब्जर्व करिएगा, क्योंकि इसमें मुझे लगता है अच्छे नंबर्स पे इन ग्रीन ट्रेड होना चाहिए। ऐसे एक और अच्छा नंबर लगा था, पहले 5 मैंने अच्छी बातें करी हैं, नीचे 5 वाले लाल वाले नंबर अच्छे थे। भारत डायनेमिक्स के BDL, आय में 6% का जंप, साल दर साल 6% का उछाल, उसके सामने ऑपरेशनल परफॉर्मेंस देखिए, इबीटा 42%, आय बढ़ी 6%, इबीटा में 42% का जंप, मार्जिन 13.1 वाले 17.6% पे पहुंचते हुए, यानी कि ऑलमोस्ट हो गया 400 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन में इंप्रूव। इसीलिए जो आय जब 6% बढ़ी, मुनाफा 75% का जंप दिखा रहा है। स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, इसका भी जरा साल का चार्ट जैसे आपने जेबी केमिकल्स को दिखाया था, दिखाते रहिए। ये सब स्टॉक्स हैं जो मैसिव आउट परफॉर्मेंस डिलीवर कर चुके हैं, और थोड़ा बहुत स्ट्रीट का कन्विक्शन इन स्टॉक्स के साथ रहेगा, क्योंकि जेबी केमिकल्स के नंबर्स भी अच्छे थे, भारत डायनेमिक्स के नंबर्स भी एटलीस्ट ऑपरेशनली खासे अच्छे लग रहे हैं, इसीलिए इसको इन ग्रीन लेके चल रहा हूं, पर हम वॉच करेंगे। अच्छा, आपके 3 हो गए। चलिए, मेरा पहला स्टॉक है नेटको फार्मा, और ये खबर के चलते है, इसमें रडार में है कि एक इशू है जो यूएस में चल रहा है, लॉ सूट का, जिसमें कैंसर की दवा है रेवेलमेंट जेनरिक, जिसको BMS इसका पेटेंट होल्डर है, लेकिन नेटको भी उसमें प्रवेश करें तो शायद वो हो सकता है इस केस में उनका नाम जुड़े, तो दिक्कत हो सकती है आगे। ब्रिस्टल मेयर्स के जो इसका पेटेंट होल्डर वो कर सकता है, तो इस पर एक इम्पैक्ट आ सकता है अगर ये लॉ सूट किया गया। हालांकि कंपनी कह रही है कि इसमें कोई दम नहीं है इस केस में, विदाउट मेरिट केस है, लेकिन ये जब तक हैंगओवर बना रहेगा तब तक दिक्कत रहेगी। तो ये ओवरहैंग हटने तक स्टॉक को रडार पे रखना चाहिए, इसलिए मैं लगता है कि कमज़ोरी आ सकती है। यूनिकेम लैब में जो नतीजे आए हैं वो कोई ख़ास क्या है, मतलब थोड़ा कमज़ोरी है। आमदनी हालांकि रेवेन्यू जिसको बोलते हैं 13% की उछाल के साथ 329 करोड़ आया है, लेकिन एबिटा में देखिए आप बहुत ही जो है नुकसान हुआ है 18 करोड़ का। जो पहले 6 करोड़ का प्रॉफिट था वो 18 करोड़ का नुकसान हुआ है। मार्जिन काफ़ी गिर गए हैं, 70 करोड़ का लॉस हुआ है, तो घाटा काफ़ी ज़्यादा बढ़ के आया तिमाही दर तिमाही। तो मुझे लगता है कि इस पर दबाव देखने को मिलेगा। तीसरा स्टॉक है गॉडफ्रे फिलिप्स। इसके नंबर ठीक दिख रहे हैं, करीब करीब
मुनाफा क्या दुगना हो गया, 104 से 201, 202, लगभग डबल यहाँ आप देखने को मिल रहा है। और मार्जिन में 1% से ज़्यादा की उछाल है, 20% के ऊपर निकल गया है। ऑपरेटिंग नंबर्स भी 63% बल्कि 250 करोड़ के आसपास हैं। तो ये नंबर ठीक लग रहे हैं, इसलिए मैं लगता है कि गॉडफ्रे फिलिप्स में थोड़ा मूव देखने को मिल सकता है ऊपर की तरफ। हाँ, 3 ग्रीन तो 2 और बचे हैं, क्योंकि मैंने कहा था 5 ग्रीन लेके चल रहा हूँ। 1 ग्रीन रखा है, ये स्टॉक वैसे ऑफ रेडार हो गया है, बीच में बहुत प्रेशर में भी आया था, थॉमस कुक। पर थॉमस कुक को जो ओपनिंग अप कह लीजिए या जो भी रिवेंज टूरिज्म कह लीजिए, जो भी है, नंबर साल दर साल सॉलिड है। और साल का चार्ट भी खोल लिएगा इसका भी। थॉमस कुक के नंबर्स पहले पढ़ देता हूँ। 330 करोड़ से रेवेन्यूज बढ़ के 1220 करोड़ रुपए, 74 करोड़ के घाटे के सामने प्रॉफिट मिनिस्क्यूल, लेकिन प्रॉफिट का आंकड़ा आता हुआ आपकी स्क्रीन पे 0.8 करोड़, मतलब 80 लाख का। तो लेकिन वो पूरे के पूरे 74 करोड़ के लॉसेस से रिकूप करती हुई कंपनी। तो खैर, ओपनिंग अप कह लीजिए, रिवेंज टूरिज्म कह लीजिए, यूरोप के करेंसी डेप्रिसिएशन के चलते, अट्रैक्टिवनेस कह लीजिए, जो भी हो, थॉमस कुक के नंबर्स इंटरेस्टिंग है, इसीलिए इन ग्रीन लेके चल रहा हूं। पर इसमें थोड़ा सा रीसेंट डिसअपॉइंटमेंट स्टॉक को देखने के बाद थोड़ा सा कन्विक्शन कम है, लेकिन नंबर्स के चलते इसको इन ग्रीन मेंशन कर रहा हूं। थॉमस कुक के बाद एक नंबर्स जो अच्छे लगे, मैंने इसलिए टीम में रखा है, काफी दिनों बाद रडार पे आया है, आरसीएफ को लेकर आइए स्क्रीन पे। आरसीएफ के नंबर्स अच्छे हैं, रेवेन्यूज 2600, बॉल पार्क ले रहा हूं, एग्जैक्ट नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। 2600 करोड़ के रेवेन्यूज से बढ़कर 55-75 करोड़ के, 5,600 करोड़ के रेवेन्यूज, इस तरह से रेवेन्यूज में मोमेंटम पिकअप हुआ। इबिटा 186 करोड़ से बढ़कर 405 करोड़ रुपए, हालांकि मार्जिन डिफेंड करें ये, क्योंकि ये टॉप डाउन अच्छा परफॉर्मेंस था, मार्जिन इंटैक्ट रहे, वो भी कमेंडेबल है। इनफैक्ट मार्जिन थोड़े से एक्सपेंशन ही ईक आउट करा, 7.15 वाले मार्जिन 7.26, तो मतलब 11 बेसिस पॉइंट्स के आसपास मार्जिन इंप्रूव ही हुआ। और इसीलिए मुनाफा 117 करोड़ वाला 262 करोड़ रुपए के आसपास पहुंचता हुआ। नंबर्स अच्छे आरसीएफ के, इसीलिए इसको इन ग्रीन लेके चल रहा हूं। ये हो गए 5 वो स्टॉक्स जिनके नंबर्स अच्छे लगे थे। आरसीएफ की बात हुई तो एक जो नंबर थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट लगा, इंडिया पेस्टिसाइड्स, यही मेंशन कर देता हूं, वो छठा स्टॉक हो गया मेरा जो इन रेड लेके चल रहा हूं। इंडिया पेस्टिसाइड्स का रेवेन्यू तो 40% बढ़ा, पर उसके बाद सारा मामला गड़बड़ा गया। आरसीएफ के केस में क्या हुआ था, रेवेन्यू अच्छा जंप था, लेकिन उसने अपने इबिटा में भी कमेंसुरेट इंक्रीज दिखाया, मार्जिन्स डिफेंड करे, कुछ मार्जिन्स एक्सपैंड करके दिखाए। इंडिया पेस्टिसाइड में लेकिन वो रेवेन्यू पे सारी कहानी खत्म हो जाती है, 40% का रेवेन्यू में उछाल, बस। तो उसके बाद इबिटा 5% साल दर साल गिर गया, 31% वाले मार्जिन 21% पे आ गए, यानी कि 1000 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट कर गया। और इसीलिए मुनाफा दरअसल 11.5% इन रेड नजर आएगा, यानी कि 42 करोड़ वाला मुनाफा 37.2 या 37 करोड़ रुपीस में पहुंचता हुआ। तो इसीलिए आरसीएफ के साथ मेंशन कर रहा हूं, थोड़ा सा सिमिलर बिजनेसेस, सिमिलर स्पेस, आरसीएफ का इस तरह का स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन डिलीवर होना। इंडिया पेस्टिसाइड्स के केस में थोड़ा सा मोमेंटम, थोड़ी सी स्टीम लूज आउट होना, इसीलिए पहला रेड स्टॉक जो टीम में मेंशन कर रहा हूं। ओके, अब मेरे 3 रेड स्टॉक्स हैं। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स, इनका जो प्रॉफिट है वो करीब 38% कमज़ोर होकर के 64 करोड़ आया है, 100 करोड़ के सामने YOY, और इनके रेवेन्यूज़ में भी करीब 6% गिरावट है। मार्जिन 13% के आसपास थे, 12.7 घट के 8.7 आ गए। देखिए, जो फूड आइटम ये क्या एक्सपोर्ट करते हैं, कॉर्न इनका मेन एक्सपोर्ट है। तो जब यूक्रेन में बहुत युद्ध वगैरह चल रहा था, तेज़ अभी भी चल रहा है, तो कॉर्न के प्राइसेस बड़ी क्राइसिस हो गई, चूँकि बड़ा एक प्रोड्यूसर था वो, तो हाई प्राइसेस पे बहुत इनको फ़ायदा हुआ था। इसीलिए आप जब नंबर्स इस वक्त आप देखेंगे तो प्राइसेस सॉफ्टन हुए फूड के, दुनिया भर में तमाम चीज़ों के, गेहूं के, चावल के, उतने हाई प्राइसेस अब नहीं जो पहले थे। तो उसकी वजह से तेज़ इनको ये झटका लगा, इसलिए मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 36% कमज़ोर होकर के 93 करोड़ के आसपास आ गया। तो नंबर वीक दिख रहे हैं। महानगर गैस में भी सिमिलर स्टोरी है, नंबर कमज़ोर हैं, मार्जिन 19.6 से गिर के 16%। देखिए, महंगी गैस मिल रही है इनको, ये बेचते हैं आगे, बीच में मार्जिन लेते हैं, तो दाम 5-6 बार 7 बार बढ़ा चुके हैं, लेकिन पूरी तरीके से पास ऑन हो नहीं पा रहा है। इसीलिए आप देखिए मुनाफा इनका
185 घट के 164 करोड़ आ गया है। ऑपरेटिंग नंबर्स भी 12% कमज़ोर हैं। दूसरी बात, वॉल्यूम में भी इश्यूज़ आ रहे हैं अब, क्योंकि अभी भी उस तरीके से इंडस्ट्रियल पिकअप हो नहीं रहा है। मुझे ध्यान है कि GSFC वाले आए थे, जो फर्टिलाइज़र कंपनी थी, उनके नंबर बहुत अच्छे थे। उनका मानना था कि फर्टिलाइज़र की वजह से ही उनके नंबर अच्छे हैं। जैसे अभी आशीष ने बताया फर्टिलाइजर नंबर अच्छे, दीपक फर्टिलाइजर नंबर बहुत अच्छे हैं। लेकिन गैस की समस्या उनके सामने भी थी। उनका चूँकि सरकारी कंपनी से सब्सिडी से कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन गैस की प्राइसिंग और सप्लाई की वजह से दिक्कत हो रही है। तो मुझे लगता है महानगर के नंबर उसी संदर्भ में देखने चाहिए। और 6th स्टॉक है एस्ट्रल। देखिए, जितनी प्लास्टिक के पाइप बनाने वाली कंपनी, चाहे वो CPCL वाली हो या PCL वाली हो, उनको जो रेजेंस की कीमत है ना, वो बहुत तेज़ी से गिरी है। चाइना ने अपना रेजिन मतलब जो दाने होते हैं जिससे प्लास्टिक बनती है, कैल्सिनाइड वाला हो या नॉर्मल हो, उसकी प्राइस बहुत तेज़ गिरी। तो इन्वेंट्री लॉस हुआ है, इनको हुआ है, अपोलो पाइप्स को हुआ है, प्रिंस, सबको आप देखेंगे तो वो एक लॉस हुआ है। उसकी वजह से आप देखिए कि एस्ट्रल में नंबर भी दिख रहा है। मार्जिन जो है 18.6 से घट के 12.3% आ गई है। एबिटा 36% नीचे आया है। रेवेन्यू 2.5% गिरा है। प्रॉफिट केवल जो है इन्होंने बढ़ाया है क्योंकि लो बेस पे किया। अब सवाल यहाँ पे है कि क्या इस नंबर को ख़राब माना जाए या अच्छा। तो मेरे हिसाब से इस वक्त नंबर आपको ख़राब दिख रहे हैं क्योंकि वो रेजिन प्राइसेस इम्पैक्ट इस क्वार्टर में पड़ा है। आगे जाते हुए वो जो इन्वेंट्री लॉस या रेजिन की कीमतें गिरने की वजह से लॉस हुआ है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो भविष्य के लिए ठीक होगा। लेकिन अभी फ़िलहाल एक आध क्वार्टर तक ये समस्या बनी रहेगी, इसलिए एस्ट्रल के नंबर मुझे कमज़ोर लग रहे हैं। तो 6 के 6 हो गए। छोटा सा एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से लौट के आके फिर अगले 4 स्टॉक्स बताते हैं। ओके, फिर से आ गए हम लोग वापस। अगले 4 स्टॉक्स जो टीम में शामिल है, GK सीमेंट है। देखिए, इन्होंने मुनाफा इतना जो दिखाया स्टैंड लोन बेसिस पे वो 26% कमज़ोर है। मार्जिन 5.5 से घट के 2.3% है। एबिटा में 10% की कमज़ोरी है। रेवेन्यू थोड़ा सा बढ़ा है। ठीक है, सीमेंट कंपनियों के नतीजे मुझे अच्छे लग रहे हैं। रेड पे हमने रखा है इसको क्योंकि आगे जाते हुए जो कैपेक्स है वो इनका कितना बचा है उस पर डिपेंड करेगा। दूसरा, डिमांड पे बहुत मैटर करेगा। क्या इतनी डिमांड है सिस्टम में कि जिससे तमाम सीमेंट कंपनियों को प्राइस राइज मिल सके, जिससे कि मार्जिन इंप्रूव हो, ये कहना भी थोड़ा मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि इसको रेड में रखना चाहिए। नंबर काफ़ी वीक है इसके। वेदांत अगला है 8वां स्टॉक। इसके नंबर नहीं है, ये खबर पी लिया मैंने। हमने अभी सुबह काफ़ी विस्तार से चर्चा की थी कि चीन ने 2 काम किए हैं। एक तो उसने अपने कोविड के नियम आसान किए हैं, जो पहले 0 कोविड पॉलिसी थी तो उन्हें क्वारंटीन घटा दिया है। पहले वो 6-7 दिन, अब 2-3 दिन कर दिया है। और बाकी और बहुत सारी चीज़ों में रिलैक्सेशन दिया है, तो उससे वहाँ की इकॉनमी में बूस्ट आया है। दूसरा, उन्होंने एक बहुत 16 पॉइंटर एक रियल एस्टेट कंपनीज़ के लिए, सेक्टर के लिए पैकेज का अनाउंसमेंट किया है, क्योंकि उसको बूस्ट करना बहुत ज़रूरी है। अब चुनाव ना हो गए वहाँ पे सब, अब शी जिनपिंग साहब सेटल हो गए हैं, तो अब वो ध्यान इकॉनमी की तरफ दे रहे हैं। तो ये 2 कदम है जिसकी वजह से मेटल में बड़ी तेज़ी आने की संभावना है। और इसके संकेत शुक्रवार के इवनिंग सेशन से ही मिलने लगे थे। आप वेदांत देखिए, हिंडाल्को देखिए, जितने स्टॉक्स उनमें तेज़ी थी। लेकिन आप चीन में जाइए तो वहाँ पर आपको एल्युमिनियम के प्राइसेस, आयरन ओर के प्राइसेस, कॉपर के प्राइसेस, जिंक के प्राइसेस सब बढ़ते हुए दिखे। सरप्राइजिंगली कॉपर हम आपको लगातार बताते रहते हैं 14% चल चुका है 1 हफ्ते में। और वैसे ही तेज़ी आपको एल्युमिनियम में देखने को मिलेगी, क्योंकि वो डिमांड, बड़ी डिमांड है। चाइना का मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है, तो अगर रियल एस्टेट और ये सब रिवाइव होता है तो मेटल्स में बढ़िया तेज़ी बनेगी। तो इसलिए हमने वेदांता और वेदांता इसलिए क्योंकि एल्युमिनियम में भी है, कॉपर में भी है, सब में है। मतलब ये बहुत सारे मेटल एक साथ ट्रेड करते हैं, तो इसको हमने यहाँ पर रखा है। फिर 9th स्टॉक है HEG का। मेटल की ही कंपनी है ये। मेटल कंपनियों के लिए प्रोडक्ट बना के देते हैं ये। तो इसको नंबर, एक तो ये खबर का तड़का तो इसमें रहेगा ही फ्लेवर, लेकिन इसके रिजल्ट्स आए हैं। तो इन्होंने जो अपने नंबर्स दिए हैं उसमें मार्जिन देखिए आप, लगातार इम्प्रूव करते हुए आए हैं। और चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखिए, ईयर देखिए 30% का मार्जिन इन्होंने क्लॉक कर लिया है। और प्रॉफिट भी बढ़ा है, रेवेन्यू बढ़ा है, और एबिटा लेवल्स पे भी नंबर काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि HEG को नंबर्स का तो फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा, साथ में जो पूरा मार्केट अच्छा दिख रहा है मेटल्स का वो है।
10th स्टॉक है एबीबी, जो कैपिटल गुड्स की एक बड़ी कंपनी है। इसके रिजल्ट्स आए हैं, काफ़ी बढ़िया दिख रहे हैं। 19% की ग्रोथ रेवेन्यूज़ में इन्होंने दिखाई है और 25% इनका एबिटा बढ़ के आया है। मार्जिन आधा % इम्प्रूव हुआ है, मुनाफा 70% बढ़ा है। प्लस कंपनी कह रही है कि इतने ज़्यादा ऑर्डर बुक है लगातार, और ख़ास तौर पर सरकार की तरफ से जो इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत पुश मिल रहा है, वहाँ से बहुत ऑर्डर आते हुए दिख रहे हैं। ये सब नंबर इतने अच्छे हैं बावजूद इसके कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट में 25% की ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो इनके रॉ मटेरियल वही मटेरियल्स होते हैं जिनकी अभी हम चर्चा कर रहे हैं, तो वो धीरे धीरे ईज आउट हुए हैं, तो उससे इनको आगे जाते हुए थोड़ा और इम्प्रूव करने में फ़ायदा मिलेगा। लेकिन ग्रोथ काफ़ी अच्छे नंबर अच्छे, तो एबीबी ग्रीन में रह सकता है आज। रखिए भाई रेडा, ये कैपिटल गुड्स के बहुत मिले जुले नंबर्स हैं। थर्मैक्स, एबीबी अच्छे नंबर्स, अभी जो बताऊंगा वो खराब नंबर्स। लेकिन पहले ये वेदांता इसलिए भी रडार पर रखिएगा, हिंदुस्तान जिंक की परसों बोर्ड मीट है, सेकेंड इंटरिम डिविडेंड, तो बढ़िया डिविडेंड डोल आउट होगा। अब सीट एक्सपेक्ट करेगी कब पास ऑन होता हुआ नजर आएगा, तो ये मेटल्स वैसे भी रडार पे आ गए। ठीक बात। पहला स्टॉक, पहला मतलब रेड में, अच्छा ग्रीन में लास्ट स्टॉक मैंने आरसीएफ कहा था, आपको याद होगा है ना। आरसीएफ के नंबर्स देख के एकदम गजब के नंबर्स साल दर साल, पर सीक्वेंशली वैसी कहानी नहीं है। हालांकि नंबर्स हम हमेशा आरसीएफ के साल दर साल कंपेयर करते हैं, सीक्वेंशली इस तरह का मोमेंटम नजर नहीं आएगा। तो देखते हैं स्ट्रीट दरअसल कितना रिवॉर्ड करती है ईयर ऑन ईयर नंबर्स को, इस बात का ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब आगे बढ़ रहा हूं। बीएचईएल पहला, जिसको मैं रेड लेके चल रहा हूं। बहुत अच्छे मूव्स हमें बीएचईएल में एंजॉय कर रहे हैं, पर जो नंबर्स ओवर द वीकेंड आए कमजोर। जो स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस थी, हर फ्रंट पे डिसअपॉइंटमेंट बीएचईएल की तरफ से आता हुआ। आय में साल दर साल केवल 2% का उछाल, 5,200 करोड़ रुपए की आय, 5,800 करोड़ के प्लस के एस्टिमेट्स थे स्ट्रीट के। एबिटा लॉस है 243 करोड़ रुपीस का। एबिटा मार्जिन जो है, अब खैर लॉस है तो -4.7 छोड़ देते हैं उसको। नंबर्स कमजोर हैं, दोनों सेगमेंट से डिसअपॉइंटमेंट आता हुआ, चाहे वो पावर हो चाहे इंडस्ट्री हो। अच्छे मूव्स एंजॉय करने के बाद देखते हैं शायद ये, अच्छा कल फ्राइडे को अच्छे बाजार में भी ध्यान रखिए, बीएचईएल का स्टॉक दबाव में कामकाज कर रहा है नंबर्स से पहले, और आज नंबर्स खराब है। तो अब ये देखना होगा कितना रिवर्सल आ जाएगा, बात अलग है फ्राइडे की बनी हुई पोजीशंस का, पर सिर्फ नंबर्स अगर मुझे देखने हो तो इसको मैं रेड कैटेगराइज करूंगा, इसीलिए आपकी स्क्रीन पे डायरेक्टर साहिबा ने लाल रखा हुआ है। थायरो केयर, हालांकि अब कोई बात नहीं करता है इसकी, पिटा हुआ स्टॉक है और अब चलता भी नहीं है, पर नंबर्स डिसअपॉइंटिंग है मेरे लिए, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने डॉक्टर लाल पैथलैब्स और मेट्रोपोलिस मेंशन करा। दोनों में मैंने क्या कहा था, साल दर साल तो ठीक है मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन, लेकिन क्यू ऑन क्यू लग रहा है इंडस्ट्री वाइड ट्रेंड, मार्जिन एक्सपैंड होना शुरू हुए। दोनों दिग्गजों के मार्जिन क्यू ऑन क्यू बढ़िया एक्सपेंशन दिखा रहे थे, पर यहां पे तस्वीर एकदम ही उल्टी पड़ी हुई है। वीक परफॉर्मेंस है मार्जिन में, प्रॉफिट्स में तगड़ा डिक्लाइन है। पहले साल दर साल आय 23% गिर गई। एबिटा मार्जिन 50.7% वाले 50.7% वाले 23% में, कोई भी टेस्ट करने थायरो केयर जाइएगा, यहीं पे मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन है भाई। ये इस तरह से मार्जिन इरोजन हुआ है। और इवन क्यू ऑन क्यू 28% वाले 23% पे हैं, जब इसके पीयर सेट मार्जिन एक्सपैंड कर रहे थे, इसका मार्जिन 500 बेसिस पॉइंट और सीक्वेंशली कॉन्ट्रैक्ट होता हुआ नजर आया। इसीलिए डिसअपॉइंटिंग लगे मुझे नंबर, इसीलिए हाईलाइट कर रहा हूं। 77 करोड़ रुपीस के प्रॉफिट्स इस मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन के चलते केवल 15-15.5 करोड़ रुपए इसने क्लॉक कर दिए। पर बहुत पिटा हुआ स्टॉक है, मुझे नहीं पता कैसे इस नंबर्स पर रिएक्ट करेगा, लेकिन सिर्फ नंबर्स के दम पर, चाहे साल दर साल चाहे क्यू ऑन क्यू, एक खराब परफॉर्मेंस। एक और डिसअपॉइंटमेंट आया था वीकेंड पे, वो है औरोबिंदो फार्मा का। कमजोर नंबर्स, एस्टिमेट से कहीं नीचे, आय में 3% की गिरावट, एक्सपेक्टेशन थी 6% आय बढ़ेगी। 20% वाले मार्जिन घट के 13.5%, 13.7% पे पहुंच गया। सीट एक्सपेक्ट कर रही थी कि मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, पर 16-17% के आसपास तगड़ा डिसअपॉइंटमेंट है इस कंपनी के मार्जिन परफॉर्मेंस का। इवन क्यू ऑन क्यू मार्जिन 150-200 बेसिस पॉइंट्स गिरते हुए नजर आएंगे आपको। ये नंबर्स काफी दिक्कत भरे नजर आएंगे। अब ये बात अलग है कि औरोबिंदो फार्मा अपने बाकी पीयर सेट से तो चला ही नहीं है, वैल्यूएशंस कंफर्टेबल होंगे, पर सिर्फ नंबर्स इसके लिए रेड हैं। इसके इंटरनल्स भी क्योंकि वीक नजर आए थे। यूएस सेल्स जो थी एस्टिमेट से कहीं नीचे, कई तिमाहियों में इस तरह का डिक्लाइन नहीं देखने को मिला। 11% साल दर साल यूएस सेल्स गिरती हुई नजर आ रही है, तो इसके इंटरनल्स भी दिक्कत भरे, इसलिए रेड। और लास्ट में जाते जाते शिल्पा मेडिकेयर। शिल्पा मेडिकेयर कुछ दिन पहले 1-2 बार खबरें अच्छी आई थी, मेंशन करा था, पर आपको याद होगा ये चल के नहीं दिया था।
और अब वो देखिए रीजंस, नंबर्स काफी खराब है। आय 11% गिरी, 18% वाले मार्जिन घट के 4.6% पे, 18 वाले मार्जिन 4.5% पे पहुंचते हुए 20 करोड़ का मुनाफे की जगह 18 करोड़ रुपए का घाटा कर दिया है शिल्पा मेडिकेयर ने। दिक्कत वाले नंबर्स, इसीलिए इसको जाते जाते आखिरी में रेड मार्क करके जा रहा हूं। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार जब हम लोग लौटेंगे, ये जो 10 स्टॉक्स हाईलाइट करें इनका क्विक रैप अप। फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। FN